हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोग जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी। दोनों का प्लेलिस्ट बन चुका है। आरबीडब्ल्यूएम में हमने चैप्टर 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे गाइस, सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। पीपीबी में हमारा अभी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 का आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। सारे का सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक करें। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से जाएं और गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पार्ट 1 में पूछा था। क्वेश्चन था, कैन एन एनआरआई डिपॉजिट फॉरेन चेक्स इन द ज्वाइंट अकाउंट विद अ रेसिडेंट रिलेटिव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? नो, फॉरेन चेक्स आर नॉट अलाउड। और इसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में पार्ट 1 में बताया है। नहीं देखा है आपने तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं। इनऑपरेटिव अकाउंट का क्या मतलब होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें काफी लंबे समय से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, वेदर इट्स अ सेविंग अकाउंट और अ करेंट अकाउंट। इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव अकाउंट। ठीक है। अब आता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट। जैसे आपका एफडी अकाउंट है, मैच्योर हो गया है, ठीक है, मैच्योरिटी हो गई है, लेकिन अभी तक आप उसको क्लेम नहीं कर रहे हो, अभी तक वो अनक्लेम्ड है, यानी आपने पैसे निकाले ही नहीं है मैच्योरिटी के बाद। तो उस तरीके के अकाउंट को हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट या अनक्लेम्ड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। अब इस तरीके के अकाउंट में क्या क्या रिस्क आते हैं, तो देखिए, फ्रॉड के रिस्क इसमें बढ़ जाते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए बहुत टाइम हो गया, आप अपने अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं, उस अकाउंट में पैसा है आपका, लेकिन वो इनएक्टिव अकाउंट है, तो हो सकता है कोई फॉर्जरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आजकल ऑनलाइन तो इतने सारे स्कैम्स होने लगे हैं। हो सकता है कि कोई अनफेयर मीन्स, अनएथिकल मीन्स से आपके अकाउंट्स को ऑपरेट करने की कोशिश करे, है ना। सिक्योरिटी, आपके डेटा वगैरह लीक होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बैंक का रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो अगर इस तरीके के अकाउंट होते हैं तो यहाँ पर बैंक को काफी ज्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, यानी कि केयरफुल्ली रेगुलरली रिव्यू करना पड़ता है इस तरीके के अकाउंट को, जो कि इनऑपरेटिव है या अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, और उस पर कुछ नेसेसरी एक्शंस यहाँ पर बैंक को लेने पड़ते हैं, ताकि बैंक का रेपुटेशन यहाँ पर खराब ना हो, या जो ये अनक्लेम्ड या इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसका मिसयूज ना हो सके। इसके लिए बैंक्स को कुछ स्टेप्स को, कुछ एक्शंस को लेना पड़ता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एक्शंस बैंक लेती है। तो सबसे पहले तो बैंक रिव्यू करती है आपका जो भी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो इनऑपरेट हो चुका है, जिसमें 1 साल से ऊपर हो गए हैं, कोई भी ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, ना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो उस पे उसको रिव्यू करती है उस पर्टिकुलर अकाउंट को। उसके बाद वो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करती है। तो वो कैसे इन्फॉर्म करती है रिगार्डिंग योर इनएक्टिव अकाउंट? तो आपको ईमेल्स कर सकती है, या आपको एसएमएस भेज सकती है, कॉल कर सकती है, और आपको रिक्वेस्ट करेगी कि आप इस अकाउंट्स को ऑपरेट करो, रिज्यूम करो ऑपरेशंस, यानी कि ट्रांजेक्शन्स वगैरह इस अकाउंट से करो। इसके अलावा अगर उस पे भी कोई कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो अकाउंट्स में तब भी 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशंस देने के बाद भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो उस टाइप के अकाउंट को हम डोरमेंट या इनऑपरेटिव अकाउंट घोषित कर देते हैं। ठीक है, मार्क हो जाता है वो डोरमेंट अकाउंट की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रांजेक्शन्स की बात की गई है कि कस्टमर्स का कौन सा ट्रांजेक्शन्स होता है और कौन सा नहीं होता है। तो अगर कस्टमर ने इनिशिएट किया है डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, उसी को हम ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं। अगर बैंक चार्ज कर रही है या कोई इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ ट्रांजेक्शन। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, 3-4 आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, और उसमें आपको ये 2 ऑप्शंस भी प्रोवाइड होगा कि जिसमें कस्टमर इनिशिएट करते हैं डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो उसको कंसीडर किया जाता है ट्रांजेक्शन्स, या बैंक्स जो चार्ज करते हैं या क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट, उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी बैंक्स चार्ज लेगा, क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट, वो कंसीडर्ड नहीं होता है एज अ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे मैंडेट फॉर इंटरेस्ट क्रेडिट। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें आप रिसीव कर रहे हो इंटरेस्ट, जैसे टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड इंटरेस्ट, जैसे आपका एफडी वगैरह होगा, तो उसका इंटरेस्ट आपका आ रहा है अगर किसी अकाउंट में, तो उस अकाउंट को हम इन ऑपरेटिव अकाउंट नहीं कह सकते हैं। वो उस अकाउंट को हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, वेदर कस्टमर उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उनका अगर इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट में अगर आ रहा है तो वो अकाउंट ऑपरेटिव होता है। या कुछ जो अकाउंट्स मान लीजिए डोमेंट हो गया है, ओनली इफ देयर आर नो ट्रांजेक्शंस फॉर 2 years आफ्टर द लास्ट इंटरेस्ट क्रेडिट। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए 2010 में आपके एफडी का कोई इंटरेस्ट आया, आपके 2020 में एफडी का इंटरेस्ट आया आपके सेविंग अकाउंट में। अब इसके बाद 2 साल तक कोई भी इंटरेस्ट ना तो आ रहा है, ना तो कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया, 2 साल से ज्यादा हो रहा है, तब इस तरीके के अकाउंट को फिर हम डोरमेंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए जब तक इंटरेस्ट आ रहा है एफडी वगैरह का आपके सेविंग अकाउंट में, वो अकाउंट ऑपरेटिव है। जब 2 साल हो गया फिर भी नहीं आ रहा है, बंद हो गया, तो उसको डोरमेंट बोलते हैं। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे हैंडलिंग की। तो ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स होते हैं उसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई कस्टमर रीलोकेट हो गया है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करोगे आप कस्टमर से कि या तो आप अपने नियर बाई जो भी ब्रांच है वहां पर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर लीजिए, या आप इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। दूसरा, आप कस्टमर से जितने भी न्यू बैंक अकाउंट्स है तो आप बोलेंगे कि जो भी आपके डिटेल्स है आप बताइए, और वहां पर आप अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर लीजिए। एक तो पहला स्टेप होता है, पहला जो आपका प्रोसेस होता है। दूसरा, अगर कस्टमर्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप जैसे मान लीजिए कस्टमर्स का कोई न्यू एड्रेस हो सकता है, किसी नए एड्रेस पे वो रीलोकेट हो गया है, उसका लेटर अनडिलीवर्ड हो गया है, तो फिर आप क्या करते हो, फोन नंबर्स, मोबाइल, ईमेल, इनसे कस्टमर्स को रीच करते हो, या थर्ड पार्टी इंक्वायरी करते हो यहाँ पे, यानी कि जिस भी एम्प्लॉयर ने या जिस भी पर्सन ने या जो भी नॉमिनी हो जिन्होंने इनका अकाउंट ओपन कराया था, इस पर्टिकुलर कस्टमर का जिनका अकाउंट इनऑपरेटिव हो चुका है, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हो जो कि वो थर्ड पार्टी होते हैं, ताकि आप जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो सकता है इस पर्टिकुलर कस्टमर्स के बारे में जान सको। अगर उस कस्टमर्स की डेथ हो गई है तब क्या, तो अगर कस्टमर की डेथ हो गई है तो आप लीगल हायर्स को कांटेक्ट करते हो। ठीक है, और फिर आप कोशिश करते हो कि इस अकाउंट को या तो क्लोज करा दिया जाए, ऑपरेट करा दिया जाए, या जो भी आपके आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से रूल्स होते हैं उसको आप फॉलो करते हो। ठीक है, अब जब कस्टमर ने रिस्पॉन्स कर दिया तब क्या होगा, तो जब कस्टमर ने एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको रिस्पॉन्स किया कि क्यों उनका अकाउंट इन ऑपरेटिव था, क्यों अकाउंट को यूज नहीं कर पा रहे थे, तो आप उस अकाउंट को 1 साल और दे दोगे और 1 साल तक और वो ऑपरेट होगा। ठीक है, अब 1 साल के लिए आपने दे दिया लेकिन फिर भी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है, 1 साल आपने ऑपरेट करने के बाद देखा कि कस्टमर्स फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको इनऑपरेटिव अकाउंट बोल दोगे। अब अगर अकाउंट में से, उस पर्टिकुलर अकाउंट में से फुल विड्रॉवल करना है कस्टमर को, तो प्रॉपर उनको आइडेंटिफिकेशंस, प्रॉपर वेरिफिकेशंस आईडी वगैरह यहाँ पर लगेगी। अगर आप पार्शियल विड्रॉवल्स कर रहे हो तो आप यहाँ पर, अगर आपका अकाउंट ऑपरेट है तो आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हो। इन केस ऑफ फुल, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लगता है। अब यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस होते हैं, यानी कि बैंक यहाँ पर मेक श्योर करती है कि कस्टमर्स को कोई भी ट्रबल ना हो बिकॉज ऑफ देयर अकाउंट स्टेटस। ठीक है, दूसरा होता है जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, कस्टमर्स की आइडेंटिटी, सिग्नेचर, सारी चीजें यहाँ पर ली जाती है अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाता है तो। रीएक्टिवेशंस का कोई चार्ज नहीं होता है। अगर कोई इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कस्टमर के लिए। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केसेस एंड डिस्प्लेइंग इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो इस केस में कैसे होता है, क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अकाउंट्स को हम यहाँ पर इनऑपरेटिव नहीं मानते हैं। तो कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें हम अकाउंट्स को इनऑपरेटिव नहीं मानते हैं, तो आप देख सकते हैं या तो कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया है कि अकाउंट को फ्रीज करना है,
ठीक है, तो उस केस में हम इसको इनऑपरेटिव नहीं मानेंगे। या कोई स्पेशल नेचर ऑफ अकाउंट हुआ, जैसे एफडी आरडी हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे ओकेजनल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम इसको रखते हैं, तो अगर इस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं तो भी ये आपका ऑपरेट होता रहता है। या कोई भी अकाउंट्स आपके लोन से लिंक्ड होता है, तो उस टाइप के अकाउंट्स में आप ट्रांजेक्शन्स करो या ना करो, वो अकाउंट आपका ऑपरेटिव रहता है। डेबिट बैलेंस अकाउंट, अगर कोई भी अकाउंट है जिसमें नेगेटिव अगर आपका बैलेंस चला गया तो वो भी अकाउंट आपका ऑपरेटिव रहता है। अब बात आती है डिस्प्लेइंग करने की, तो ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट होते हैं या अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, इसको हम डिस्प्ले करते हैं कहाँ पे, तो वेबसाइट पे इस तरीके के अकाउंट्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो बैंक यहाँ पर डिस्प्ले करेगी इनएक्टिव अकाउंट्स अगर मोर देन 10 ईयर्स हो गया है। जैसे कोई पर्सन है जिसका अकाउंट 12 साल से ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो अब उसको क्या करेगी बैंक, वेबसाइट पे लिस्ट कर देगी। तो वहां पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कस्टमर्स के शोन किए जाते हैं, जैसे अकाउंट होल्डर का नाम या एड्रेस। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, तो उसके केस में जो भी उसका ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स के नाम पे वो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, उनका यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ होता है। एडिशनल डिटेल्स की बात करूं तो जो भी अकाउंट्स का पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपका होल्डर का नेम और एड्रेस ही लिखा जाता है, ताकि यहाँ पर प्रिवेसी को मेंटेन करके रखा जाए। अब प्रोसेस क्या होता है इसको क्लेम करने का, बैंक यहाँ पर पूरा आपको बताएगी कि किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं, किस तरीके से इस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, सारे के सारे डिटेल्स आपको बैंक क्लियर तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और अगर आप अपने अकाउंट्स को क्लेम कर रहे हो तो आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स भी बैंक प्रोवाइड करेगी जिसको आपको फिल करना होता है, एंड देन एज पर द गाइडलाइंस आपके अकाउंट्स को ऑपरेट किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स थे जिससे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ और एक आपके लिए होमवर्क है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। व्हाट मस्ट बैंक डू फॉर द अकाउंट्स दैट रिमेन इनएक्टिव फॉर द 10 ईयर्स और मोर। बैंक क्या करती है, ट्रांसफर द अकाउंट बैलेंस टू गवर्नमेंट फंड, डिस्प्ले द अकाउंट डिटेल्स ऑन द वेबसाइट, क्लोज द अकाउंट्स ऑटोमेटिकली, पब्लिश द फुल अकाउंट डिटेल्स इन न्यूज़पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अकाउंट्स को डिस्प्ले कर देती है, सारे वेबसाइट पे डिटेल्स को डिस्प्ले कर देती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल नॉट बी मार्क्ड एज अ इनऑपरेटिव। Account with no transactions for 2 years, accounts frozen due to court order, saving accounts not linked to any loans, and current accounts with a positive balance। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस देना है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। इसी तरीके से जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।